कपड़ों वाली बीवी। अजित एक छोटे कस्बे में रहने वाला सीधा सादा लड़का था। उसकी शादी दिल्ली की रहने वाली सौम्या के साथ हो गई। सौम्या बहुत ही फैशनेबल लड़की थी। अजित की नौकरी छोटे कस्बे में होने के कारण सौम्या भी अजित के साथ छोटे शहर में रहने के लिए आ गई। सौम्या, तुम्हारा ड्रेस कुछ ज्यादा छोटा है, इसे पहनकर यहाँ बाहर मत निकलना। अरे, तुम्हें पता नहीं, मैं दिल्ली की मॉडल लड़की हूँ और मैं तो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ। तुम्हारी बात सही है सौम्या, लेकिन इस शहर के माहौल के हिसाब से कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे हैं। ओहो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे कपड़ों से इतनी प्रॉब्लम है। सौम्या, मुझे तुम्हारे कपड़ों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो लोग तुम्हें अजीब ढंग से देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। अजित को लगता है कि शायद सौम्या ने उसकी बात मान ली है। वो ऑफिस चला जाता है। थोड़ी देर बाद सौम्या अपना शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर से बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है। भैया, आधा किलो टमाटर देना। मैडम जी, कहीं बाहर से आए लगते हो, पहली बार शहर में आई हो का? तुमसे क्या मतलब? और तुम मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपके कपड़ों को देखकर लग नहीं रहा कि आप शहर की रहने वाली हैं। तुम अपने काम से काम रखो, मैं चाहे कुछ भी पहनूं, तुम्हें उससे क्या? सौम्या सब्जी लेकर अपने घर चली जाती है। शाम को अजित घर वापस आता है। सौम्या, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। देखो, तुम ना उनके सामने साड़ी पहन कर रहना, वरना मम्मी बुरा मान जाएंगी। अरे यार, तुम भी ना जब देखो तब मेरे कपड़ों को लेकर परेशान रहते हो। अरे बस 2 दिन की तो बात है सौम्या, उसके बाद तो मम्मी पापा वापस घर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। अगले दिन अजित ऑफिस चला जाता है और पीछे से सौम्या के सास ससुर घर पर आते हैं। लेकिन अजित के घर पर ना होने की वजह से सौम्या ने साड़ी नहीं पहनी थी और वही छोटे कपड़ों में वो अपनी सास के सामने आ जाती है। नमस्ते मम्मी जी, पापा जी, कैसे हैं आप? अरे मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, ये बहू ने कैसे कपड़े पहने हुए हैं। राम 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 राम। अरे बहू, तुमको जरा भी शर्म नहीं आती? अपने सास ससुर के सामने इतना छोटा ड्रेस पहनकर घूम रही हो। क्या अजित ने तुमको बताया नहीं कि हम लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं? बताया तो था, लेकिन वो क्या है ना मम्मी जी, पापा जी, मुझे तो ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है। जरा मेरे साथ चल, मैं तुझे सिखाती हूँ कैसे कपड़े पहनते हैं। सौम्या की सास सौम्या का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाती है और उसकी शॉर्ट ड्रेस के ऊपर जबरदस्ती साड़ी पहना देती है। साड़ी पहनने के बाद सौम्या जैसे ही घर का काम करना शुरू करती है, बार बार जमीन पर गिर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है? ये 5 मीटर की साड़ी पहनकर काम करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। क्यों बहू, अब पता चला ना कैसे कपड़े पहनने चाहिए? तो मम्मी जी, आपके कहने का मतलब है कि आप लोगों के सामने मुझे साड़ी पहननी चाहिए? हाँ बहू, तुम्हारी सास के कहने का यही मतलब है। अब आगे से ध्यान रखना। शाम को जब अजीत ऑफिस से लौट कर आता है तो सौम्या को साड़ी में बेहाल देखकर उसे बहुत हंसी आती है। लेकिन अगली सुबह जब सौम्या सोकर उठती है तो उसके कपड़े देखकर अजीत और उसके माँ बाप का सर घूमने लगता है। अरे सौम्या, तुमने ये क्या पहना है? आपकी मम्मी ने साड़ी पहनने के लिए कहा था तो मैंने साड़ी पहन ली। लेकिन सौम्या, तुम्हारी साड़ी तो घुटनों तक ऊंची है, जैसे ये साड़ी ना हो कोई मिनी स्कर्ट हो। वो क्या है ना बेबी, तुम्हारी मम्मी ने मुझे सिर्फ साड़ी पहनने के लिए कहा था, उसकी लंबाई नहीं बताई थी। हे भगवान, ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है? अरे ये क्या अजूबा बनकर घूम रही है? लगता है मुझे फिर से आंखें बंद करके ही रहना पड़ेगा। अरे पापा जी, आप एक बार आंखें बंद कर ही लीजिए, बार बार डायलॉग मारते रहते हैं। ये तुमने क्या हुलिया बना लिया है सौम्या? अजीत के मम्मी और पापा अपनी बहू की हरकतों से परेशान होकर वापस चले जाते हैं। अजीत सौम्या को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनती। एक दिन सौम्या कुछ ज्यादा ही फैशनेबल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलती है। उस छोटे से कस्बे के लोगों ने उस तरह के कपड़े कभी देखे ही नहीं थे। अरे बहन, क्या बात है, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े नहीं का? लगता है बहुत गरीब हो।
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी पुरानी साड़ी दे दूंगी। हाँ, पागल हो गई है क्या? ये आजकल का फैशन है, फैशन। सौम्या जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है, अरे देखो बेचारी कितनी गरीब है, इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। लो ये 10 रुपए रख लो। हाँ कोई बात नहीं। अरे मैं कोई भिखारी थोड़ी ना हूँ। कितने अजीब लोग हैं यहाँ के, इनको फैशन का मतलब भी नहीं पता। थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ बच्चे सौम्या को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों हंस रहे हो ऐसे? आंटी, आंटी आप बहुरूपिया है ना? हाँ? बहुरूपिया क्या होता है? आंटी वही जो अजीब अजीब कपड़े पहनकर गली गली में घूमता है और लोगों से पैसे मांगता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं कोई बहुरूपिया नहीं हूँ। लेकिन आपकी हालत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है। अरे बच्चों, ये तो कोई पागल औरत लगती है। देखो इसके कपड़े भी फटे हुए हैं। हे भगवान, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। इस शहर के लोग बड़े अजीब हैं। मेरे फैशन को न जाने क्या समझ बैठे हैं। फिर सौम्या अपने घर लौट आती है और जोर जोर से रोने लगती है। सौम्या को इस तरह रोता देखकर अजित को कुछ समझ नहीं आता। अरे क्या हुआ सौम्या, तुम इतना क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? इस शहर के लोग पूरे पागल हैं। मेरे फैशन वाले कपड़ों को देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। तभी अजीत और सौम्या को घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखते हैं तो 2-3 औरतें वहां पर खड़ी हुई थी। कौन है आप लोग और क्या हुआ? अरे आपके घर में एक औरत रहती है ना, फटे हुए कपड़े पहनकर घूमती है। हम उसे ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाने आए हैं? अरे पागल खाने या फिर महिला सुधार गृह में छोड़ देंगे। लेकिन क्यों? हम उस बेचारी ऐसा बाप नहीं चाहिए। एक बड़े शहर में रतनलाल अपनी बेटी संध्या और छोटे बेटे कुणाल के साथ रहता है। रतनलाल बहुत गरीब है और शराबी किस्म का आदमी है। वो रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन कर रहा है। रतनलाल एक अधेड़ उम्र के आदमी योगेश्वर को कभी कभी अपनी रिक्शा से मार्केट या मंदिर छोड़ता है और कभी कभी बाजार से उसका सामान भी ले आता है। एक दिन रतनलाल योगेश्वर से कहता है, साहब आपके पास गाड़ी है, फिर भी आप कभी कभी रिक्शा से क्यों जाते हो? इन शहर की गलियों को आराम से देखना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अरे रतनलाल रुको तो, मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी को कुछ पैसों के बदले किसी को दे रहे हो। अभी किसी को बेचे नहीं तो क्या करे साहब, एक छोटा बेटा है, उसको पढ़ाना भी है, उसकी देखभाल भी करनी है, और अगर मैं बेटी को घर में रखूंगा तो उसकी शादी कैसे करूंगा साहब। तुमको कितने पैसे मिल रहे हैं? अब 50,000 साहब। देखो मैं तुमको पूरे 20 लाख रुपए देता हूँ, तुम अपनी बेटी संध्या को मुझे दे दो। हैं? 20 लाख? धन्यवाद साहब, धन्यवाद, मैं कल ही उसे आपके पास छोड़ जाऊंगा साहब। अगले दिन रतनलाल संध्या को हमेशा के लिए योगेश्वर के यहाँ छोड़ आता है और बदले में 20 लाख रुपए लेकर घर आ जाता है। रतनलाल जिंदगी में पहली बार इतने पैसे पाकर बौखला गया। उसने एक अच्छा घर लिया। कुणाल, अब हमें कोई चिंता नहीं है, तू अब अच्छे से पढ़, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। पापा मुझे पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। अरे तूने अगर ज्यादा बकवास की ना तो बहुत मारूंगा। कल से तू अच्छे स्कूल में जाएगा तो जाएगा, हाँ बस। कुणाल का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो जाता है, लेकिन आए दिन स्कूल से शिकायत आती ही रहती है। 10 साल बाद एक दिन प्रिंसिपल मैडम रतनलाल को स्कूल में बुलाती है। रतनलाल, आपका बेटा कुणाल बहुत आवारा हो गया है और ये बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता है, बल्कि उसका दिमाग गलत कामों में जा रहा है। अब मैं उससे बात करूंगा मैडम। ठीक है, आज ये आखिरी मौका है, अगली बार तो मैं उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दूंगी। रतनलाल घर आ जाता है और कुणाल से कहता है, कुणाल बेटा, मैं तुम्हारे ऊपर इतना पैसा लगा रहा हूं, फिर भी तुम स्कूल में सही से क्यों नहीं पढ़ते हो? आप तो रहने ही दीजिए,
मैं सब जानता हूँ कि ये पैसा कहाँ से आया है। और वैसे भी अब ये पैसा मेरा है। मेरा जो भी मन होगा मैं करूँगा। आज के बाद मैं कभी स्कूल नहीं जाने वाला। रतनलाल को अपनी बेटी की याद आती है और वो रोने लगता है। 5 साल बाद कुणाल एक दिन एक लड़की को शादी करके घर ले आता है। पिताजी, ये मेरी पत्नी है स्वीटी। हैं? तुमने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली मैंने, दिखाई नहीं दे रहा? और अब से आप फिर से कमाना शुरू कर दो। बहुत बैठ कर खा लिया। कुणाल, तुम इस बुड्ढे को घर में क्यों रख रहे हो? देखो ना, ये शराब पीता है। इसे घर से बाहर निकाल फेंको। अरे स्वीटी, ये मेरे पापा है, कैसे बाहर निकाल दूं? और वैसे भी घर में कोई तो चाहिए ना काम करने वाला। नौकर समझ कर रख लो। इस बुड्ढी को तो घर से बाहर निकाल कर ही रहूंगी मैं कब तक इसके लिए खाना बनाऊंगी? स्वीटी एक दिन घर के बाहर पार्क में अपनी दोस्तों के साथ बैठी होती है। तभी वो रतनलाल को बुलाती है। पिताजी, मेरे कमरे में मैं अपना फोन छोड़ आई हूँ, जरा ला कर तो देना। हाँ, जरूर, अभी लेकर आता हूँ। रतनलाल फोन लेकर आ जाता है। कुछ समय बाद स्वीटी के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। स्वीटी अंदर आकर शोर मचाती है। चोर चोर! कहाँ है चोर? मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। अरे ये अलमारी खुली पड़ी है, जरूर किसी चोर ने ही खोली होगी। अरे कौन आया था यहाँ? यहाँ तो पिताजी आए थे बस। अरे बहू, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो आप पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं है पिताजी, क्योंकि जब आप पैसे के लिए दीदी को बेच सकते हो तो आप चोरी भी तो कर ही सकते हो। अरे लेकिन वो सब तो मैंने तेरे भले के लिए किया था ना। मैं तो कहती हूँ कि हमें इनकी कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, चलो। स्वीटी और कुणाल दोनों रतनलाल के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहां स्वीटी की ज्वेलरी और पैसे मिल जाते हैं। मैं तो पहले ही जानता था कि चोर आप ही हो। निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। रतनलाल आंखों में आंसू लिए घर से निकल जाता है। स्वीटी मन ही मन सोचती है, आज तो मेरी प्लानिंग सफल हो गई। जैसा मैं चाहती थी ऐसा ही किया और बड़ी आसानी से उस बुड्ढी को चोरी का इल्जाम लगाकर घर से भगा दिया। रतनलाल की हालत अब ज्यादा खराब हो गई और वो सड़क पर बैठकर भीख मांगकर खाने लगा। एक दिन वहां एक गाड़ी आकर रुकी और सड़क पर बैठे सभी भिखारियों को अपने सेंटर ले गई। एनजीओ की मालिक संध्या एक एक करके सभी को सुविधा मुहैया कराती है। तभी उसकी नजर रतनलाल पर पड़ती है। पिताजी? संध्या, तू? पिताजी, आपकी ये हालत कैसे हुई? ये सब मेरे बुरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे बेटी। पिताजी, मैं आप पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं, क्योंकि आपने मुझे यहाँ भेजकर अच्छा ही किया। मेरी जिंदगी बदल गई। लेकिन ये सब हुआ कैसे बेटा? आप ये नए कपड़े पहनो, तब तक मैं योगेश्वर अंकल को बुला कर लाती हूँ। योगेश्वर अंकल? हाँ अंकल। योगेश्वर जी ने तुझसे शादी नहीं की थी? नहीं तो पापा, उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं आज सबकी सेवा कर पा रही हूँ। रतनलाल पश्चाताप करके रोता रहता है। तभी योगेश्वर भी वहां आ जाता है। रतनलाल जी, आपकी ये हालत कैसे हुई? इतने सारे पैसों के बावजूद भी? क्योंकि मैंने बेटे और बेटी में भेदभाव किया था। लेकिन आपने ये कैसे किया? मुझे ये जानना है, बताइए। सालों पहले जब संध्या छोटी थी, तब मैंने एक बार एक आदमी से तुम्हें बात करते हुए सुना था, जो कुछ पैसों में संध्या को तुमसे खरीद कर शादी करना चाहता था। मैं उस समय एनजीओ में बच्चों के लिए ही काम कर रहा था और मैं किसी भी लड़की की जिंदगी खराब होते नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने अपने जीवन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा तुम्हें दे दिया था। सच में कितना गलत था मैं। मुझे माफ कर दो। अब आप दोनों मेरे साथ घर चलो और आज मैं अपना सच्चा प्रायश्चित करना चाहता हूँ। योगेश्वर और संध्या रतनलाल के साथ घर जाते हैं। स्वीटी दरवाजा खोलती है। चोर भिखारी, तो फिर से आ गया? चल भाग यहाँ से बुड्ढे। ये घर तुम्हारे बाप का नहीं, मेरा है। बाहर निकलो यहाँ से। रतनलाल कुणाल और संध्या को घर से बाहर निकाल देता है। योगेश्वर जी, अब ये घर आपका है
और अब आप यहाँ एक और एनजीओ खोल सकते हैं। शायद अब ये सच्चा प्रायश्चित है। संध्या अपने पिता के गले लग जाती है। शालू और प्रीति एक घर की दो बहुएं थी। बड़ी शालू नौकरी करती तो छोटी प्रीति घर संभालती। दोनों के दो दो बच्चे और सास ससुर। अरे प्रीति बेटा, तेरी बुआ सास कुछ दिनों के लिए रहने आने वाली है। कहाँ इंतजाम करना है रुकने का? अच्छा माँ, कब आ रही है वो? मैं बच्चों के कमरे में इंतजाम कर दूंगी। तभी बुआ सास सामान लेकर आ ही जाती है। अरे जीजी, आप तो परसों आने वाली थी। हम अभी आपकी ही बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, सुना मैंने। तू बोल रही थी कि मुझे कहाँ एडजस्ट करना है, वैसे ही जैसे तू माँ को एडजस्ट करती थी। बेचारी एडजस्टमेंट में ही चली गई। और ये जो हार तूने पहना है ना, वो मुझे देने वाली थी। तभी बड़ी बहू शालू आ जाती है। नमस्ते बुआ जी, ये हार तो माँ जी को दादी सा ने ये बोलकर अपने अंतिम समय में दे दिया था कि भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे। वो बहुत खुश रहती थी माँ जी के पास। बुआ सास बात बदलती हुए कहती है, हाँ हाँ, जा चाय लेकर आ। कोई ये तो नहीं कह रहा कि बुआ जी थक गई होंगी, चाय पी लो। छोटी बहू चाय बनाने के लिए किचन में जाती है, जिसके पीछे बड़ी भी चली जाती है। अरे मेरी प्यारी बहना, कब आई? नहीं बात करूंगी भैया मैं। अरे बहन, तू नाराज हो जाती है तो मेरा तो दिल ही नहीं लगता कहीं। मैं सबको बोल देता हूँ, जब तक मेरी बहन है सबसे पहले उसकी बात सुनी जाएगी। उसका काम पहले होगा, बाद में किसी का। समझ गए सब? बुआ सास खुश हो जाती है। फिर सभी खाने के टेबल पर आ जाते हैं। छोटी बहू नाश्ता बनाती है और बड़ी सबको खिलाती है। बुआ सब देख रही होती है। नाश्ते के बाद, अच्छा माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम को मिलती हूँ। छोटी बहू किचन में लग जाती है, बच्चों का टिफिन बनाती है, दोपहर को उन्हें पढ़ाती है, सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर शाम को चाय में सास और बुआ सास के पास बैठ जाती है। अरे छोटी बहू, मानना पड़ेगा तुझे, बड़ी ही फुर्ती से घर का सारा काम करती है। अपने बच्चों के साथ साथ बड़ी के बच्चों को भी संभालना आसान नहीं है। शुक्रिया बुआ, लेकिन हर किसी के साथ मिलकर काम का तो पता ही नहीं चलता। सबके साथ? मुझे तो तेरे साथ कोई ना दिखा। सुबह से देख रही हूँ तू ही चाय बना रही है और वो तेरी बड़ी वाली सबको दिखाने के लिए परोस रही है कि सबको लगे कि उसने बनाया है। अरे रे रे रे, कितना थक जाती है तू। और वो मैडम बनकर निकल जाती है। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीदी सुबह से उठकर माँ जी के मंदिर की तैयारी, घर की झाड़ पोछ और किचन में सबको परोसने के साथ बच्चों को तैयार करती है। हाँ, पर तू तो पूरा किचन देखती है ना, वो क्या पागल बना रही है वो तुझे? अरे नहीं नहीं, इतना ही नहीं, शाम को घर आते वक्त वो ताज़ी सब्जियां भी लेकर आती है, क्योंकि पतियों को आने में देर हो जाती है। फिर ऑफिस में भी तो सारा दिन काम करती है, रात के खाने में फिर किचन में लग जाती है। वो ना हो तो मैं कुछ ना कर पाऊँ। ये बोलकर छोटी वहां से चली जाती है। फिर बड़ी शाम को ऑफिस से आती है। अरे प्रीति, ये सब्जी ले ले और पैकेट में तेरे फेवरेट सिंगर की सीडी है, वो भी निकाल लेना, मैं चेंज करके आ रही हूँ। फिर बुआ की तरफ देखकर कहती है, कैसी है बुआ जी? अच्छी हूँ, मुझे क्या होना है। तू बड़ी मैडम लग रही है इस साड़ी में। बेचारी छोटी को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बाल भी झाड़ने को। बता रही थी आज मुझे कि कितनी परेशानी होती है उसे सारा दिन। हाँ बुआ जी, ठीक बोल रही हो आप। घर दिखना आसान नहीं है। 4 बच्चों को संभालना, उनको पढ़ाना लिखाना, इतने लोगों की फरमाइश में हर किसी के लिए अलग अलग व्यंजन बनाना।
सब करती है मेरी प्रीति, तो कहाँ मौका मिलता होगा। अच्छा, बाद में मिलती हूँ। ये कहकर शालू वहां से चली जाती है। सास सब सुन रही होती है। वो बुआ सास के पास जाती है। अरे जी कहाँ दो दो बहुओं के बीच पीसी पड़ी हो। मुझे देखो कितनी मौज है, कभी बड़ी के पास तो कभी छोटी के पास। दोनों को अलग करके रखा है, ना बड़ी छोटी की शक्ल देखे ना छोटी बड़ी की, और दोनों के बीच में मैं मलाई खाती हूँ। तभी वहां छोटी बहू आ जाती है। माँ जी ये लीजिए दवाई, और हाँ, मलाई खाने का सोचिएगा भी मत। आपको पता है ना, डॉक्टर ने आपको मलाई खाने से मना किया है। सास भी बहू की बात को समझकर मुस्कुराने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो इस जिंदगी में ऐसी मलाई खाने की सोचूं भी ना। बुआ सास समझ नहीं पाती कि दोनों सास बहू कैसे उसी के सामने उसी का मजाक उड़ा रही हैं, लेकिन फिर बुआ सास हार नहीं मानती। अगली दोपहर किचन में जाकर छोटी से कहते हैं, सचमुच तुझे देखकर तो दया ही आती है मुझे। क्यों बुआ जी, मैं क्या इतनी बेचारी सी लगती हूँ? अरे नहीं नहीं, मैं तो ये बोल रही थी कि कितना काम करती है तू। नहीं बुआ जी, दीदी मुझे सुबह जबरदस्ती चाय और नाश्ता ना कराए तो मैं तो सारा दिन भूखी रह जाती। वो मेरे बिना नाश्ता नहीं करती, फिर उन्हें ऑफिस को देर ना हो जाए तो मुझे नाश्ता करना ही पड़ता है। वो मेरी जिठानी नहीं, बहन जैसी है। बुआ की बात एक बार फिर सास सुन तो लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। शाम को बुआ बड़ी से कहती है, कितनी मेहनत करती है तू, घर का काम, बाहर ऑफिस का काम। अरे फिर क्यों इतनी मेहनत की कमाई को सीढ़ी खरीदने में बर्बाद करती है? बचाना सीख पैसा। अरे कैसी बात कर रही हैं बुआ जी? मैं जो आराम से बच्चों की फिक्र के बिना ऑफिस में काम कर लेती हूँ, वो छोटी के कारण ही तो है। ना बाबा ना, मैं तो उसके बिना जीवन सोच ही नहीं सकती। वो मेरी छोटी बहन जैसी है। बहन का कोई शौक मैं पूरा कर सकूं, इसके लिए मुझे पैसे का मुंह देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो क्या था, बुआ सास वहां से भी मुंह बनाकर बाहर आती है जहां खड़ी होती है सास। देखिए दीदी, एक बात बताती हूँ, ये दोनों बहन बनकर यहाँ रहती है। इस घर की मजबूत नींव है दोनों। बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन मेरे ही किसी अच्छे जन्म के कर्म होंगे कि कोई इन्हें भड़का नहीं पाया। तो ये घर आप रहने ही दीजिएगा। बहू का दर्द पेट। ओ लाला, मर गई रे। ऐसे शब्द तो बहू के मुंह से खूब सुने होंगे। अरे काम करती है तो दर्द तो होगा ही, लेकिन हमारी आज की बहू थोड़ी सी डिफरेंट है। बहू जल्दी से जरा गर्म पानी लाना, आजकल ठंड से मेरे पैर सूज जाते हैं। ये सुजान गर्म पानी से ही कम होगी। हाय रे, आज तो बिल्कुल नहीं उठा जा रहा। क्या करूं, माँ जी को मना भी नहीं कर सकती। और फिर वो पानी की बाल्टी उठाकर लाती है। लो ले आई भाभी बाल्टी। भाभी ये आपने अपना पेट क्यों पकड़ा हुआ है? दिखावा ना किया करो भाभी, आपको ना किसी YouTube चैनल में बहू का किरदार मिल सकता है। अरे लगता है इसने अपने घर कभी पानी से भरी बाल्टी नहीं उठाई। अरे बहू, जब मैं तेरे जैसी थी ना तो दिन में 2 बाल्टी पानी एक साथ लाती थी। और अब देखो आजकल की लड़कियों को, एक बाल्टी क्या उठा ली, पेट पकड़ लिया। माँ जी ये सब बाल्टी उठाने की वजह से नहीं है, कुछ दिनों से मेरा पेट रोज दर्द कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्यों। सोच रही हूँ आज डॉक्टर को दिखा देती हूँ। अरे ऐसे ही दर्द कर रहा होगा, कुछ नहीं होता। गर्म पानी पी लेना, शाम तक अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी जितने पैसे डॉक्टर को दोगी ना, उतने में नई लिपस्टिक का शेड आ जाएगा।
अरे कुछ नहीं हुआ है, बस काम से बचने के लिए नाटक कर रही है। अब जा किचन में खाना पका। देख आज ना मुर्गा बनाना है, मुर्गा खाऊंगी मैं। शाम को पति घर आता है। झिलमिल उससे बात करने की कोशिश करती है। सुनिए ना, मेरा पीठ बहुत दिनों से दर्द कर रहा है, किसी दिन डॉक्टर के पास चलते हैं ना। पेट दर्द? क्यों, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा? अरे कल तो मेरे साथ भी हो रहा था, फिर जोर से गैस का गोला निकला और सब ठीक हो गया। नहीं, मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं खाया। 1 हफ्ता हो गया है, दर्द बंद होने का नाम ही नहीं लेता। प्लीज। ठीक है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा उस दिन चलेंगे, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। अगले दिन बहू, इन सारे गर्म कपड़ों को जाके छत पे डाला, थोड़ी धूप लग जाए तो कपड़ों से बदबू हट जाए। लेकिन माँ जी, मैं इतने सारे कपड़े अकेले कैसे ले जाऊंगी? इसे बोल, ये तेरे साथ मदद करेगी। मुझे जरा काम है, मैं बाहर जा रही हूँ। देखो भाभी, मैं ना अभी कॉलेज से आई हूँ और मेरे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है कि मैं आपके साथ ये कपड़े उठाकर छत पे रखने आऊँ। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। और अपनी झिलमिल को सारे कपड़े छत पर अकेले ही रखने जाना पड़ता है। शाम को पति ऑफिस से जल्दी घर आता है। रिमझिम, एक गिलास पानी देना। ये लीजिए। क्या हुआ, तुम ठीक तो? काफी दिनों से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कहा तो था। चलिए ना आज डॉक्टर के पास चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। अरे रुक बेटा, अभी अभी आया है, कहाँ जा रहा है? माँ, काफी दिनों से रिमझिम की तबीयत थोड़ी खराब है, तो सोचा इसे एक बार डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। अरे इसको इस वक्त जब डॉक्टर के पास ले जाएगा तो घर पर खाना कौन बनाएगा? अरे माँ, बस आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, तब तक ये आपकी मदद कर देगी, ये भी तो है घर पर। मैं और खाना बनाऊं? भाभी, क्या आप भी ना बीमारी का बहाना मारकर काम से बचना चाहती है ना? ये क्या बोल रही हो तुम? सारा काम कर तो रही हूँ मैं, पर अब जब दर्द बहुत बढ़ गया है तो मुझे जाना पड़ रहा है। रहने दीजिए, नहीं चाहती मैं। हाँ, ज्यादा गुस्सा और नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? सही तो बोल रही है मेरी बेटी। आजकल जब भी इसको कोई काम बोलो तो तबीयत खराब है बोलती रहती है, ताकि काम ना करना पड़े। अरे कोई डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। माँ जी, मैं कोई बहाना नहीं मार रही, सच में मुझे कुछ दिनों से पेट में दर्द है, ठीक से कुछ खाया भी नहीं जा रहा। भाभी, बस पेट में ही दर्द है ना, कुछ नहीं होता। मेरे पास गोलियां पड़ी हुई हैं, आप खाने के बाद खा लेना। उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। अभी फिलहाल जाइए, खाना बनाइए, भूख लगी है। सुन लिया ना, गोलियां अंदर पड़ी है, अब किचन में जाकर रात का खाना बना। लेकिन माँ, एक बार दिखा आते हैं ना, उसमें क्या बुराई है? रहने दीजिए, कहा ना अंदर दवाई पड़ी है, एक बार वो खाकर देख लेती हूँ। ठीक है, तुम कहती हो तो, लेकिन फिर सोच लो। ऐसा करते करते 1 महीना बीत जाता है, लेकिन अचानक एक दिन रिमझिम बेहोश हो जाती है। रिमझिम कहाँ चली गई? तुमसे कमरे से फाइल लाने को कहा था, मैं के कमरे में लेटने को। अब उठ भी जाओ। रिमझिम, उठ क्यों नहीं रही? रिमझिम! क्या हुआ भैया, आप इतने जोर शोर से क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, क्यों बावला हुआ जा रहा है? माँ, रिमझिम उठ नहीं रही, लगता है बेहोश हो गई है। पानी डालकर देखा? अरे सब करके देख लिया, फिर भी इसे होश नहीं आ रहा, लगता है इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हाँ, ले चल। सभी रिमझिम को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर रिमझिम को देखते हैं। डॉक्टर, मेरी बीवी अचानक से ऐसे बेहोश हो गई, क्या हुआ होगा? वो ठीक तो है ना? आपकी बीवी के पेट में अल्सर है और ज्यादा समय तक रहने की वजह से वो अल्सर फैल गया होगा। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। जल्दी से कीजिए डॉक्टर, आप बस ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बहू को अल्सर कब हुआ। सुना है मरने जैसा दर्द होता है इसमें। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर उनके पेट में अल्सर था तो आपको पहले क्यों नहीं पता चला? क्या उनको कभी पेट में दर्द नहीं होता था? क्योंकि अल्सर वाले मरीजों को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ, भाभी के पेट में भी दर्द तो रहता था, कई बार तो मैंने उन्हें चुपचाप रोते भी देखा था। तो आपको तभी आना चाहिए था ना, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। पता नहीं अब वो बचेगी भी या नहीं। आप जैसे ससुराल होने से तो अच्छा है कि बेटियां मायके में ही रहे।
आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर। मेरी गलती है कि मैं ही अपनी बीवी को समझ नहीं पाया। डॉक्टर चला जाता है। ये सब आप दोनों की वजह से हुआ। वो बार बार बोलती रही उसके पेट में दर्द है, पर आप दोनों नहीं माने। उल्टा उससे दिन रात काम करवाते रहते थे। अरे हमें क्या पता था कि तबीयत इतनी खराब है। ठीक कह रहे हो भैया, भाभी ने हमें कोई कभी तकलीफ नहीं होने दी और अब भाभी हम लोगों के कारण मौत से जूझ रही है। बेटा माफ कर, मैंने बहू को समझा नहीं, लेकिन ये वादा है मरने नहीं दूंगी अपनी बेटी को। माँ अब तो भगवान को प्रार्थना कर कि वो बस घर आ जाए। और बहू ठीक होकर किसी तरह घर आ जाती है। अरे बहू क्यों उठी, आराम कर, मैं तेरे कमरे में गर्म पानी लेकर आती हूँ। भाभी मैंने आपके लिए फल काटे हैं, नहाकर खा लीजिएगा। दोनों सास ननद बहू की खूब सेवा करते हैं और बहू ठीक हो जाती है। तुम्हें आज ठीक देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब माँ और दीदी ने ठीक किया है, वरना मैं तो मर ही जाती। नहीं बेटी, तेरी उस हालत के जिम्मेदार भी हम ही थे, माफ कर दे बेटा। माना लड़का लड़की एक समान होते हैं, लेकिन लड़की को लड़के की तरह पालना पोसना कितना सही है? देखिए जरा। हमारी लड़की तो वो हर काम कर लेती है जो लड़के करते हैं। अच्छा है, अब तंबाकू लेने खुद नहीं जाना पड़ेगा, बहू ही ले आएगी। कैसी बात कर रहे हैं पापा? उन लोगों के कहने का मतलब है कि पढ़ाई लिखाई सब लड़कों के बराबर की है। क्यों आंटी जी? हाँ हाँ बेटा, वही कह रही हैं ये। अरे चुप रहिए, क्या हाँ हाँ कर रहे हैं, साफ बात करिए ना। बेटी पर फक्र होने वाली बात को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आपकी बेटी ने, हमें भी तो बता दो जरा। तभी वहां डॉली आ जाती है। कुछ कुछ होता है कि अंजलि थी ना, बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही है। हाथ में फुटबॉल, सर पर बैंड। ओह माय गॉड, आज फिर? तो तुम हो लड़की जो मुझे देखने आए हो। सुनो, मैं बाइक 200 की स्पीड से चलाती हूँ। हाँ, मैं लेट नाइट पार्टी की शौकीन हूँ। कोई प्रॉब्लम? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? नाइट पार्टी तुम करती हो, 200 की स्पीड से तुम बाइक चलाती हो, तो प्रॉब्लम में तो तुम फंसोगी ना। गुड, लड़का ओके है पापा, फाइनल कर दो। सारंग और उसकी फैमिली देखती ही रह जाती है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपनी बेटी को लड़के जैसा नहीं बल्कि लड़का ही बना दिया है। अरे तो अच्छा ही है ना, घर के काम के लिए तो फिर भी नौकरानी रख लेंगे। बहू मर्द जैसी होगी तो किसी बात की समस्या नहीं, पति का सहारा बनेगी। भाई हमें तो रिश्ता मंजूर है। और ऐसे हो जाती है डॉली की शादी सारंग से। लेकिन शादी के बाद मर्दानी डॉली के शौक लाजवाब होते हैं। अरे बहू, ये घर का सोफा सेट और गमले फूलदान सब कहाँ गया? माँ जी, वो सारे तो मैंने OLX में बेच दिए। यहाँ मैं अपना जिम लगाऊंगी। और हाँ माँ जी, जरा खाने में ना प्रोटीन की मात्रा ज्यादा रखना। शादी के माहौल में डाइट एकदम खराब हो रखी है। अरे डॉली, घर को घर की तरह रहने दो। जिम का शौक है तो बाहर जाओ ना, घर को क्यों बर्बाद कर रही हो? बर्बाद? अरे कोरोना में हाल बुरा है, बाहर जाऊं घर ले आऊं वायरस। भाई मेरा तो ठीक है, माँ बाप तुम्हारे हैं, एक तो बुजुर्ग, ऊपर से डायबिटीज के मरीज, बाकी जैसा तुम बोलो। अरे नहीं नहीं, ठीक है बेटा, सामान की बर्बादी ही बहुत है, जान की बर्बादी नहीं कर सकते। अरे करोगी क्या बॉडी बनाकर? क्या बात कर रहे हो? लड़की को सेल्फ डिफेंस की जरूरत पड़ती है, कल को किसी ने छेड़ दिया तो? अरे मरना है क्या किसी को तुम्हें छेड़कर? वैसे भी कोई लड़की वाली बात तो है नहीं तुम में। जाओ जरा चाय बनाकर लाओ, देखे किचन में क्या आता है तुम्हें। अरे रहने दो ना माँ, क्यों बेचारी को परेशान कर रही हो?
शादी के वक्त तो बड़ा बोल रही थी कि नाक रानी रख लेंगे। अरे कोई बात नहीं, लाती हूँ मैं चाय बनाकर। चलिए बोलिए, कौन कौन पिएगा? अब शाम का वक्त है, जाहिर है सारे ही पियेंगे। चलो मैं भी मदद करता हूँ। बस करो यार, अभी आई मैं। डॉली किचन में जाती है और चाय के साथ पकोड़े बनाकर भी ले आती है। अरे वाह, विश्वास नहीं होता कि जोमेटो की डिलीवरी किचन तक होती है। कहाँ से लाई हो बहू? एक तो वो बनाकर लाई है, फिर मजाक। वैसे डॉली, ये पकोड़े बनाने आते हैं तुम्हें? ये तो पता नहीं था मुझे। सिर्फ बनाने ही नहीं, सबसे अच्छे पकोड़े। भाई, ऐसे पकोड़े तो मैंने अब तक ना खाए थे। वो खाना बनाने का शौक है मुझे। क्या बात कर रही हो? कब सीखा? वो जब मेरी जॉब बैंगलोर में लगी थी ना, तो मैं अकेली रह रही थी, तभी सीख लिया। वैसे शाम को किस देश का खाना खाना है बता देना, मैं वक्त से बना दूंगी। डॉली बाहर निकलती है और बाइक चलाकर तेजी से निकल जाती है कि तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे सारंग की माँ, क्या बहू लाई हो, न शर्माना न घूंघट। अरे बाइक पर तो ऐसे जाती है जैसे धूम फिल्म का हीरो हो। अरे आंटी आइए ना, कैसी हैं आप? अरे कमला बहन, वही मैं सोचूं, घर में नई बहू आई और तू तीली लगाने नहीं आई। तीली? अरे तीली कैसे सारंग की माँ? अरे बहू तो घर पर अच्छी लगती है, वो भी घूंघट में। सास बैठी रहे और वो खाना खिलाए। अरे बहन जी, वैसे आपकी बहू के बारे में भी बहुत चर्चा है। सुना है घूंघट के अंदर से ही गालियां निकालती है। अरे ऐसा घूंघट भी किस काम का? और नहीं तो क्या, बहू आंखों की शर्म लेकर आए तो अच्छा लगता है। आंटी, हमें डॉली जैसी है वैसी ही पसंद है। आपको पता है, कल ही उसे कंपनी में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिला है। मतलब काम भी करती है क्या वो? नौकरी करवा रहे हो? ऐसी भी क्या पैसों की कमी भाई? पढ़ी लिखी लड़की काम करना चाहती है तो क्यों ना करे? हम लोगों को क्यों ऐतराज होने लगा? माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं नौकरी करने के लिए ना कि घर के बर्तन झाड़ू के लिए कि मैं उसे घर बिठा लूं। पड़ोसन समझ जाती है कि यहाँ उसकी दाल नहीं गलेगी। शाम को डॉली घर आती है तो उसके साथ एक लड़की होती है। अरे डॉली, कौन है ये बेटा और इसे इतनी चोट क्यों लगी है? मेरी ऑफिस में है माँ, 2 दिनों से ऑफिस नहीं आ रही थी तो मैं ही इसके घर चली गई लौटते लौटते। लेकिन हाँ, लेकिन क्या बेटा? आंटी जी, मेरी शादी के बाद से ही सास ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया था। हाँ तो घर छोड़ देती, मायके चली जाती। अरे पति से शिकायत करती, सास को समझाती। मार खाकर रोना तो सल्यूशन नहीं है ना। गई थी पापा के पास, लेकिन माँ ने बोला लड़कियों को मायके आने का हक नहीं है, आना है तो कुछ दिनों के लिए आओ। फिर क्या करती, उसी को नसीब समझ लिया। यही तो माँ बाप गलती करते हैं, लड़कियों को ऐसे पालते हैं जैसे राजकुमारी। अरे जरूरी तो नहीं कि हर लड़की को राजकुमारी ही बनना हो, क्यों सासू माँ? हाँ बेटा, लेकिन लड़कियों की इस हालत के पीछे सिर्फ माता पिता की सोच ही नहीं, बल्कि ससुराल वाले भी जिम्मेदार होते हैं। उन्हें अपने आप को बदलना होगा। वैसे बहू तो इस मामले में लकी है जो तुझे ऐसा ससुराल मिला। हाँ ये तो है, कम से कम आप लोगों को ये तो पता है कि लड़कियां या बहू सिर्फ घर के काम के लिए घर नहीं लाई जाती है, उनकी अपनी भी एक जिंदगी होती है। मैं समझ गई कि मुझे अब क्या करना है। शुक्रिया। भाभी क्यों बदल गई? कोयल शादी के बाद जिस घर में आती है वहाँ सास ससुर के सिवा 2 ननदें भी थी, लेकिन दोनों शादीशुदा। कोयल ने सोच लिया था कि वो इस घर को जीत कर रहेगी, लेकिन होता कुछ और है।
यार ये कोयल कैसी लगी तुझे? ठीक ही है, बस माँ एडजस्ट कर ले इसके साथ। हम दोनों तो वैसे ही शादीशुदा हैं। चलना, कल घर चलते हैं, देखते हैं क्या करती है वो सारा दिन घर पर। ठीक है दीदी, मैं कल आ जाऊंगी। दोनों ननदें मायके आती है, जहाँ पिता बाहर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे, माँ अंदर सब्जी काट रही थी और कोयल वो तो कहीं नहीं थी। क्या पापा बाहर क्यों बैठे हैं? बहू ने निकाल दिया क्या? चलिए अंदर देखिए, कैसी लू सी चल रही है। चलिए तो। अरे नहीं नहीं, अंदर लाइट नहीं आ रही है, रोशनी भी कम है और हवा भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी जाकर चेयर यहीं लगा लो। क्या माँ, तुम क्यों काम कर रही हो? कहाँ है वो राजकुमारी? अरे सुबह से ही कोयल लगी है, मैंने अभी भेजा है जबरदस्ती कि जाओ जाकर लेट लो। पता नहीं क्यों इतना काम करती है। जब से आई है वक्त पर खाना पीना, वक्त पर दवाई, सब की जिम्मेदारी ले ली है उसने। वो तो हम भी कर रहे हैं ना माँ अपने ससुराल में, सभी को तो करना पड़ता है। उसमें वो नया क्या कर रही है? पापा के सफेद कपड़े कैसे पहले चमकते थे, अब देखो तो कितने मैले कुचैले लग रहे हैं। कौन धोता है? धोती तो बहू ही है, लेकिन क्या करे बेचारी, मशीन ही खराब पड़ी है। सबके कपड़े हाथ से धोना, उसके भी तो मुलायम छोटे छोटे हाथ हैं। हाँ हाँ, और हम लोगों के हाथों में तो चक्का लगाए ना। अरे बस भी करो माँ। दोनों बहनें माँ बाप को काफी भड़काने की कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर कहते हैं ना, बेटी तो बेटी होती है उन लोगों के जाने के बाद। क्या बात है माँ जी, कोई आया था क्या? हाँ, वो तेरी दोनों ननदें आई थी। अरे तुम मुझे उठाया क्यों नहीं माँ? मैं भी मिल लेती ना दोनों दीदियों से। अरे ना बेटा, तभी तो तू सोने गई थी। मैंने उन लोगों को खाना बनाकर खिला दिया, चिंता ना कर। कोयल को सास की बात अच्छी लगती है, वो अंदर जाने लगती है कि सास उसे टोक देती है। बेटा, वो तेरे ससुर जी के कपड़े काफी मैले कुचैले लगते हैं, थोड़ा ठीक से धोया कर। हाँ जी माँ जी। कोयल सास को कुछ नहीं कहती, लेकिन रात में जब पति आता है तो कोयल उससे कहती है, सुनिए, पापा के घर के पहनने वाले कपड़े काफी पुराने हो गए हैं। मैंने कई बार उसे धोया, लेकिन उनमें चमक ही नहीं आती। अगर आप कुछ पैसे देते तो मैं पापा के लिए घर पहनने के लिए नए कपड़े लेकर आऊं। हाँ हाँ कोयल, क्यों नहीं, जरूर। अगले दिन कोयल खाना बनाकर बैठी ही होती है कि छोटी ननद आ जाती है। अरे नमस्ते दीदी, कैसी हैं? आइए बैठिए, मैं आपके लिए नींबू पानी बनाती हूँ, आपको अच्छा लगता है ना? वो माँ कहाँ है? कोयल को अजीब सा लगता है कि ननद ने उसे पूछा तक नहीं, ना ही नमस्ते किया। सामने से माँ आती है। माँ, वो मैं बाजार जा रही थी तो सोचा आपसे मिलती चलूं। अच्छा माँ, जरा नींबू पानी बना देना, बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ, तू बैठ, मैं बना कर लाती हूँ। कोयल को लगता है कि बेटी है, माँ के हाथ का स्वाद मिस करती होगी। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दीदी, मैं भी बाजार जा रही हूँ, आपके साथ ही चलती हूँ। ननद भाभी दोनों मार्केट जाती है, जहाँ कोयल ससुर जी के लिए कपड़े लेती है। क्या जरूरत है भाभी, पापा को उनकी पसंद के कपड़े ले देती ना, उन्हें ही यहाँ पर लाकर। पर दीदी, पापा तो लुंगी ही पहनते हैं और एक ही डिजाइन की, तो इसमें पसंद नापसंद की क्या बात है? आपसे क्या बोलना। मार्केट में कोयल की किसी दुकानदार से बहस हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि ननद उसका साथ देने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनी खड़ी होती है, जैसे कि वो उसे जानती ही नहीं। कोयल घर आती है। अरे बेटा, क्या जरूरत थी नए कपड़ों की? पापा, मैंने ना आपके कपड़े धोने की काफी कोशिश की, लेकिन वो पुराने हो गए थे ना, इसलिए ऐसे मैले से लग रहे थे। सास भी समझ जाती है कि कोयल ने कपड़े धोने में मेहनत तो की ही होगी। एक रोज फिर दोनों ननदें आती है। कोयल अब दोनों ननदों को मनाने के लिए कोई ना कोई तरकीब निकालती है। ये साड़ी दीदी को दे देती हूँ, मेरी नई साड़ी है, कम से कम साड़ी देखकर खुश हो जाएंगी। दीदी, ये साड़ी आप ले लीजिए। और छोटी दीदी, मैं आपकी पसंद की पालक पनीर बनाती हूँ, आप लोगों के आने से घर में कितना अच्छा लगता है ना। दोनों कुछ नहीं बोलती। अब तो जब भी दोनों ननदें घर आती, कोयल के सास ससुर को भी भड़काकर चली जाती, जिसके बाद से ही दोनों का रवैया कोयल के लिए कुछ दिनों के लिए बदल जाता। पता है कोयल, मेरी छोटी बेटी सास को घर में एक काम करने नहीं देती, सारा दिन बिठा के खिलाती है।
कम से कम तुझे मेरा साथ तो मिला है, क्यों? कोयल कुछ नहीं कहती, लेकिन अब वो थक चुकी थी। ससुराल के लोगों को प्यार से, सम्मान से साथ बांधने की कोशिश कर करके, लेकिन ननदे वैसी की वैसी ही रही। अब कोयल ने सोच लिया कि वो ननदों से बात करेगी। जब बड़ी ननद घर पर फोन करती है। हेलो। हेलो कोयल, माँ को फोन देना। सभी को फोन लगा लिया लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा। ओह, तभी आपने मेरे फोन पर फोन किया दीदी, और वो भी सीधे माँ से बात करने के लिए। क्यों, मैं नहीं हूँ क्या? या मेरा हालचाल पूछने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं है, या मुझसे मतलब ही नहीं है? क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो वक्त ही नहीं मिलता ना घर के कामों को लेकर। दूसरी ननद से भी कोयल बात करती है, लेकिन वो भी वक्त और काम थकान का रोना रोने लगती है। कोयल को लगता है कि शायद उसकी ननदों से बात करके उसे सब सॉल्व कर लिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ननदों का व्यवहार वैसा का वैसा ही रहता है, जिसके बाद कोयल भी कुछ ठान लेती है। एक रोज छोटी ननद घर आती है। कोयल भी उसे नमस्ते करके कमरे में चली जाती है। ना ही उसकी पसंद का खाना पूछती है और ना ही चाय। बड़ी ननद को भी कोयल फोन करना छोड़ देती है, और ना ही उन लोगों के स्टेटस चेक करती है, ना ही उन लोगों के आने पर हालचाल पूछती है। दोनों ननदों को कोयल का बदला रूप अच्छा तो नहीं लगता। क्या बात है कोयल भाभी, आपको हमारा यहाँ घर आना अच्छा नहीं लगता क्या? लेकिन हम भी क्या करें, मायका है, माँ बाप है, तो आएंगे तो सही ना। वो काम है थोड़ा, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जो भाभी ननदों के आगे पीछे लगी रहती थी, उन लोगों के खाने पीने से लेकर हर बात का ख्याल रखती थी, उसका बदला रूप दोनों ननदों को अखरने लगता है। क्या बात है कोयल, अब हम लोगों से बात भी ज्यादा नहीं करती, ना ही फोन करती है। वैसे तो आप लोग भी मुझे कभी नहीं पूछती थी ना, आती तो सीधा माँ के कमरे में। फोन में मुझे तब करती जब घर में किसी का फोन ना लगता हो, और करती भी तो सीधे माँ से बात करा दो। मेरे हाथ का ना खाना खाती, ना सीधे मुंह बात करती। तो मैंने भी अपनी दुनिया में जीना सीख लिया है। अब मैं मस्त हूँ और खुश हूँ। नमस्ते। ये बोलकर कोयल वहां से चली जाती है अपनी दुनिया में। माँ की खातिर प्रभा देवी अपने बेटी के साथ एक बड़े मकान में रहती थीं। अपने 2 जवान बेटों और पति को खो चुकी प्रभा के पास अब सिर्फ छोटे बेटे गोपाल का ही सहारा था। गोपाल ऑफिस से आते ही माँ के पास बैठ जाता। माँ, दिन में क्या खाया? बेटा, पराठा सब्जी खाई थी। माँ ने बताया। दूध पिया था? गोपाल ने पूछा। अब भूल गई थी बेटा। माँ, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी सेहत गिर रही है और तुम दूध भी नहीं पीती हो। गोपाल नाराजगी व्यक्त करता। अरे, खाने के बाद नींद लग गई थी तो नहीं पी पाई, माँ ने जवाब दिया। अच्छा, अब रात को पी लेना, गोपाल ने कहा। अब उसकी तो मैंने खीर बना दी। तुम्हें खीर बहुत अच्छी लगती है ना? माँ, तुम भी ना बहुत लापरवाही करती हो। च्यवनप्राश खाई थी? अरे, कल च्यवनप्राश खत्म हो गया था ना, इसलिए नहीं खा पाई बेटा। और तुमने कहा भी नहीं। अब कल लेते आना बेटा। ठीक है, कल लेता आऊंगा। ऐसे रोज गोपाल आता, माँ के पास बैठता और फिर खाना खाकर सो जाता। सवेरे ऑफिस चला जाता। घर का सारा काम नौकरानी कर देती। एक दिन माँ प्रभा देवी ने कहा, बेटा, अब मेरे लिए बहू ला देना। अरे, अभी क्या जल्दी है माँ? बेटा, पोते का मुंह देखने का बहुत मन करता है। प्रभा देवी गंभीर होकर कहती। ठीक है माँ, कर लूंगा, थोड़े दिन और रुक जा। जब भी मैं शादी की बात करती हूँ तुम टाल जाते हो। माँ जब भी ऐसे बात करती तो गोपाल माँ से लिपट जाता। अरे माँ, मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम बहू की चिंता मत कर, समय आने पर सब हो जाएगा। माँ बेटे लिपट कर खूब प्यार करते। गोपाल का एक दोस्त था मोहन।
दोनों साथ साथ पढ़े थे और संयोग से नौकरी भी एक साथ एक ऑफिस में ही लगी। लंच के समय एक दिन मोहन ने गोपाल से पूछा, अरे यार, कभी तुम्हारे किसी रिश्तेदार को तुम्हारे यहाँ आते जाते नहीं देखा? पिताजी के मरने के बाद सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से नाता खत्म कर लिया, गोपाल ने बताया। क्यों? इस समय तकलीफ में रिश्तेदार ही तो काम आते हैं। मोहन ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तक कि चाचा जिन्हें पिताजी ने पढ़ाया लिखाया था, उन्होंने भी नाता तोड़ दिया। गोपाल थोड़ा गंभीर हो गया। चाचा जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहन ने कहा। अरे चाचा को छोड़ो, बुआ ने भी आना जाना छोड़ दिया। सबको लगता था कि हम लोग उन पर बोझ बन जाएंगे। अब भी नहीं आते जाते क्या? मेरे बड़े होने और नौकरी लग जाने के बाद सभी ने रिश्ता फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना कर दिया। जब मुसीबत में साथ नहीं थे तो अब क्या रिश्ता रखना? सही किया माँ ने। कुछ दिन बाद गोपाल ने मोहन से कहा, यार मोहन, तुम अकेले रहते हो एक कमरे में, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ जाते? दोनों साथ रहेंगे। मोहन की बहुत ना नुकुर करने के बाद गोपाल ने मोहन को अपने घर में रहने के लिए राजी कर लिया और अब मोहन और गोपाल एक साथ रहने लगे। गोपाल की माँ को भी अच्छा लगने लगा। 3-4 महीने बाद एक दिन गोपाल ने माँ से कहा, माँ, मेरा 9 महीने के लिए चेन्नई ट्रांसफर हो गया है। अरे बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी? माँ, मोहन है और नौकरानी भी तो है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर 10 महीने की ही तो बात है। बेटा, ट्रांसफर रुक नहीं सकता क्या? माँ ने रोते हुए पूछा। नहीं माँ जी, वहाँ गोपाल के अलावा कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वो काम सिर्फ गोपाल ही कर सकता है, मोहन ने माँ को बताया। ये सुनकर माँ रोने लगी थी। फिर एक दिन गोपाल चेन्नई चला गया। मोहन माँ का बहुत ख्याल रखता। नौकरानी दोनों समय आकर खाना बना दिया करती थी और मोहन माँ की हर जरूरत का ध्यान रखता। 1 महीना हो गया, गोपाल की कोई खबर नहीं आई तो माँ ने कहा, मोहन बेटे, गोपाल से बात तो करा दे। जी माँ जी। मोहन ने माँ को फोन दे दिया। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तुम चिंता मत करो। हर महीने माँ गोपाल से बात करती और गोपाल हर बार यही कहता, बस माँ 3 महीने और रुकना पड़ेगा, कुछ काम बाकी है ना। अरे जल्दी आना बेटा, तुझे देखे बहुत दिन हो गए। अरे चिंता मत कर माँ, मोहन है तो। हाँ, मोहन तो मेरा बहुत ध्यान रखता है। इसी बीच 4-5 दिनों के लिए मोहन भी चेन्नई गया था और लौट कर आया तो माँ को यही बताया था कि गोपाल बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। मोहन हमेशा माँ से गोपाल की बात कराता रहता, लेकिन आया नहीं। एक बार माँ बहुत बीमार पड़ी, फिर भी गोपाल नहीं आया। माँ की हालत खराब होती जा रही थी। आस पड़ोस के लोग तरह तरह की बातें करते। और ऐसा बेटा भी क्या जो माँ की बीमारी में भी नहीं आए? चेन्नई बहुत दूर है, आने में समय लगता है, फिर सरकारी नौकरी में छुट्टी इतनी जल्दी कहाँ मिलती है। कुछ दिन बीते, माँ की हालत बहुत खराब हो गई और फिर वो मर जाती है। हे भगवान, मोहन कैसा बेटा है गोपाल जो माँ की मौत में भी नहीं आया। फिर जो कहानी मोहन पड़ोसियों को बताता है, उससे सभी हैरान रह जाते हैं। गोपाल को एक लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर ने उसे बता दिया था कि वो कुछ दिनों का ही मेहमान है, लेकिन माँ अपने 2 बेटों को खो चुकी थी, पति भी नहीं थे। अगर गोपाल की ये खबर लगती तो वो जितना जीना था वो भी नहीं जी पाती। और गोपाल ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसकी भी मौत देखे और बेमौत मर जाए। हैं? फिर वो फोन पर कौन बात करता था? वो रिकॉर्डेड आवाज मुझे दे गया था, जो मैं माँ को सुना देता था। गोपाल की इच्छा अनुसार सारी संपत्ति मोहन ने अनाथालय को दे दी।
चुगलखोर पड़ोसन। क्या कर रहे हो? छत पे जाके अखबार पढ़ूंगा। बस यही करो। तुम्हें पता भी है कि बहू क्या गुल खिला रही है? उसने नया फेसबुक अकाउंट बना लिया है। रोज 10 फोटो डालती है। हमारे परिवार की तो नाक कटवा देगी ये। और तुमको ये बात कैसे पता चली? अरे पड़ोसन ने बताया। उसकी बहू भी फेसबुक पर है ना, तो उसको पता चल गया। हाँ हाँ, जैसे तुम तो बहुत भोली हो। पड़ोसन रोज सास को उसकी बहू के नाम पर भड़काती थी। आज तो आपकी बहू कह रही थी मुझसे आके कि आप दिन भर खाती रहती है, खा खा के घटोत्कच हो गई है। क्या? उसने मुझे घटोत्कच बोला? अरे वो खुद ना कटी सुपर्णखा है। आप कह रही हो तो सही होगा, लेकिन आप उसको बताना मत कि मैं ये सारी खबरें आपको देती हूँ। शाम को जब बहू पड़ोसन के पास जाती है, आज तो तेरी सास तुझे सुपर्णखा कह रही थी, कल ताड़का भी कह देगी। पता नहीं इतनी अच्छी बहू मिली है, फिर भी वो तुझे राक्षसनी क्यों समझती है? आप कितनी अच्छी हैं। आप मेरी सास की हर बात मुझे बता देती हो, वरना मुझे पता ही नहीं चलता कि वो मेरी पीठ के पीछे इतनी बुरी बात करती है। चालाक पड़ोसन रोज ही दोनों सास बहू के सामने उन दोनों की ही बुराई करती और चुगली करके बातें बता देती, ताकि दोनों में हमेशा लड़ाई होती रहे। आपने तो बस छत पे बैठ के अखबार पढ़ना है और चाय के घूंट पीना है। बहू की वजह से मुझे तो जहर के घूंट पीने पड़ रहे हैं। कल वो मुझे मोटी घटोत्कच बोल रही थी, तो तुम भी तो उसको नाक कटी सुपर्णखा बोल देती ना। हाँ हाँ, वही बोल दिया मैंने उसे। आप मुझे कितना समझते हो? बहुत अच्छे से। अब मुझे वो ये बात पड़ोसन ने बताई ना, वही तो है आपकी शुभ चिंतक। पर मैं इस बहू को ना सबक सिखा के ही रहूंगी। जरूर सिखाना चाहिए। पर आज तुम मेरे साथ शाम को छत पे बैठना, एक तरकीब बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, कितना ध्यान रखते हो जी आप मेरा। मैं ना सब ध्यान रखता हूँ। शाम को जब सास और ससुर छत पर बैठे होते हैं कि यहाँ खड़ी हो जाओ। यहाँ से ना तुमको पता चल जाएगा कि बहू की अगली चाल क्या है। अच्छा, कैसे? सवाल मत पूछो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। थोड़ी देर में ही छत पे बहू की आवाज आने लगती है। मेरी सास लायक ही नहीं है। मुझे पता होता तो सास बहू की भी कुंडली मिलवा लेती पहले ही। तेरी सास तो मुझे भी पसंद नहीं है। मेरे पास जब भी आती है तेरी बुराई करती रहती है। कभी सुपर्णखा कहती है, कभी हिडिंबा कह के कामचोर भी बोलती है, अरे कभी कभी तो चुगलखोर भी बोल देती है। काश आप जैसी होती मेरी सास। ऊपर छत पे पड़ोसन और बहू की आवाज सुन के सास के होश उड़ जाते हैं। समझी? जी समझी। सुबह तुम्हारे सामने ये बहू की बुराई करती है और शाम को बहू के सामने तुम्हारी। मतलब आप सिर्फ अखबार नहीं पढ़ते, सारी खबरें भी रखते हैं। अब तो इस पड़ोसन को भी सबक सिखाना पड़ेगा। शाम को सास बहू को जाके पड़ोसन की साजिश के बारे में बता देती है। हाँ, मुझे माफ कर दो माँ जी। तुम भी अपनी माँ जी को माफ कर दो। इन्होंने भी तो तुमको बहुत कुछ कहा है। अरे बस बस, अब ये सोचो कि पड़ोसन को सीधे कैसे करना है। अगले दिन सुबह पड़ोसन सास का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो देखती है कि वहां सास और बहू एक साथ आ जाते हैं। अरे अरे, आज दोनों एक साथ। हाँ, सोचा कि बहू की पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा, मुंह पे ही बोलती हूँ मैं। हाँ, मैंने भी सोचा आपको 2 बार मेहनत करनी पड़ती है, एक ही बार में काम खत्म कर लोगी। हैं? वो मैं आप लोगों को कैसे पता चला?
क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। पड़ोसन ऊपर देखती है। वहां ससुर खड़े होकर हंस रहे होते हैं। मतलब आप हमारी बातें सुन लेते थे? हाँ, सुन लेता था और मजे भी लेता था। आपको तो शकुनी होना चाहिए। क्या चाल खेली है आपने, एकदम सास बहू के सीरियल जैसी। तो बताओ पड़ोसन जी, मेरी बहू ने आपसे अब मेरे बारे में क्या बोला? यही बोला कि सास बहुत अच्छी है, बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, और सास ने मेरी क्या बुराई की? नहीं ना की बुराई, हमेशा तारीफ करती है। भगवान सबको ऐसी सास दे। मेरी गलती है जो मैंने आप लोगों में आग लगाने की कोशिश की। पर छत पे लगा हुआ सीसीटीवी, यानी कि शर्मा जी सब देख रहे थे। हाँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ क्या, आपको तो अब हम साफ ही कर देंगे अपने वालों की लिस्ट से। आज से आपकी और हमारी बात बंद, लेकिन बुराई जारी रहेगी। अब आपकी हरकत के बारे में पूरे मोहल्ले को बताना तो पड़ेगा ना आंटी जी। गांव की चाउमीन। गांव में चाउमीन का चलन अभी अच्छे से नहीं आया था, लेकिन सुरेश शहर से चाउमीन बनाना सीखकर गांव में ठेला लगाता है। अरे ये केचुआ है क्या भैया? कैसे खाया जाता है? अरे नहीं नहीं, ये चाउमीन है। चाउमीन शहर में खाया जाता है। कितने की दे रहे हो सुरेश? 10 रुपए की प्लेट भरकर। तभी वहां शहर से पढ़ा एक लड़का आता है। जरा एक प्लेट चाउमीन तो देना। सुरेश उसे चाउमीन देता है। उसे चाउमीन खाता देख गांव वाले भी उससे चाउमीन ले लेते हैं और खाने लगते हैं। अरे वाह सुरेश भैया, कमाल की बनाए हो। 2 प्लेट मेरे बच्चों के लिए भी पैक कर दो। बस फिर क्या था, सुरेश का ठेला लगता है और चाउमीन खरीदने वालों की लाइन लग जाती है। तभी वहां से गांव का साहूकार होकर गुजरता है। और ये क्या भीड़ लगी है, लगता है झगड़ा हो गया है गांव में। चलूं मैं भी तो मजे ले लूं। अरे कहाँ है, इतनी भीड़ लगी है यहाँ? लड़ाई हो गई है क्या? अरे साहूकार साहब, ना ना ना, कोई लड़ाई ना हुई है। ये तो सुरेश की दुकान है चाउमीन की। हम लोग चाउमीन खाने आए हैं, आप भी खाइए ना। साहूकार चाउमीन खाता है और सुरेश की तरफ देखता है, जो सारे दिन के पैसे गिन रहा होता है। अरे सुरेश, क्या लागत है इस काम की? अरे साहूकार जी, आप अब आए हैं तो ये पूरे 10,000 रुपए ले जाइए, जो पिछले साल शहर जाने से पहले आपसे लिए थे ना। लागत तो क्या कहे, जो आपने दिया था उसी में सीखा भी है और दुकान भी खोल ली। अरे पैसे इतने जल्दी क्या जरूरत थी? कैसे जरूरत नहीं थी साहूकार जी, इतना मोटा ब्याज कहाँ से भरते। साहूकार को अब सुरेश की दुकान को हड़पने की लालच आ जाती है। नाना करते ये सारे दिन में 500 रुपए कमा ही लेता है। अरे गांव में ये ऐसे ही कमाता रहा तो कहीं ब्याज का काम ना शुरू कर दे। अरे भैया, कोई ना कोई जुगाड़ तो करना पड़ेगा। अब साहूकार घर आ जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। हाँ जी, ये तो मैंने भी सुना है कि सुरेश के हाथ की चाउमीन नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। अरे हाँ हाँ, सही ही कहते हैं, मैं अभी खा कर ही आ रहा हूँ। अरे भाग्यवान है, कितना अच्छा हो ना अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए। क्यों? हैं? हाँ, वो तो है, लेकिन कैसे? हम लोगों को तो चाउमीन बनाना आता ही नहीं है। साहूकार और उसकी बीवी अब रोज चुपके से सुरेश के घर जाते हैं और खिड़की से उसे चाउमीन बनाते देखते। अब क्या था, दोनों को चाउमीन बनाना आ जाता है। फिर एक रोज, और सुरेंद्र, तुझे साहूकारनी ने बुलाया था
बोल रही थी कि बेटे के जन्मदिन में 10 किलो चाउमीन का ऑर्डर देना है, बना दोगे ना? अरे हाँ हाँ साहूकार जी, मैं जरूर बना दूंगा। कब देना है घर में 10 किलो चाउमीन? अरे वो तो तू घर आकर बता कर लेना, मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, शाम को काम निपटा कर आ जाता हूँ। सुरेश साहूकार के घर जाता है, लेकिन वहां मियाँ बीवी मिलकर उसे बंधक बना लेते हैं। अरे मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे छोड़ दो। आज से तेरा ठेला मैं लगाऊंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। साहूकार एक आदमी को सुरेश की निगरानी में लगा देता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन, अरे साहूकार जी, आप कब से चाउमीन बेचने लगे? और अपना ये सुरेश कहाँ गया? और वो तो शहर गया है, उसका कोई काम निकल आया था, बोल रहा था कि जब तक वो ना आए तब तक मैं ही उसके ठेले का काम कर दूं। पैसे भी तो बहुत उधार ले रखे थे उसने, लगता है कर्जा भरने के डर से भाग गया है। अरे पर वो तो बोल रहा था कि उसने सारा कर्जा उतार दिया है, और वो क्यों भागेगा? इतना तो कमा रहा था। अरे मुझे क्या पता, अरे चाउमीन खाना है तो बोलो, नहीं तो भागो यहाँ से। अरे हाँ हाँ, दे दो दे दो। अब तो चाउमीन खाना पूरे गांव के लोगों के लिए आदत ही बन गया है। ना खाओ तो नींद ना आए। हाँ हाँ, तो लो और निकालो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? सुरेंद्र तो 10 रुपया में देता था। अरे वो पागल था, मैं थोड़ी ना हूँ। गांव वाले जिनको चाउमीन की लत लग गई थी, वो करते भी क्या? दे दो और ये लो 50 रुपए। लेकिन फिर साहूकार उन लोगों को प्लेट में थोड़ी सी चाउमीन रख देता है। अरे ये क्या, पैसे 5 गुना ज्यादा और चाउमीन बस इतनी सी? अरे साहूकार साहब, भगवान से तो डरो। बस फिर क्या था, साहूकार की मन मर्जी चलने लग जाती है और गांव वाले करते भी क्या। एक रोज, मुझे तो लगता है कि सुरेश को साहूकार ने मार डाला होगा, क्योंकि उसका काम इतना अच्छा चल रहा था, फिर वो क्यों जाता? और वो भी साहूकार के हवाले दुकान करके? ना बाबा ना। अगले रोज, भाग्यवान देखो तो जरा, इस सुरेश भी ना कितना पागल था। जिस काम से वो ज्यादा पैसे बना सकता था, उससे इतने कम पैसे छाप रहा था। 50 रुपए प्लेट में भी गांव वाले खूब खा रहे हैं चाउमीन। हाँ जी, और जितने में वो लोगों को 10 प्लेट खिलाता था। भर भर कर हम लोग उतने में 20 प्लेट बना रहे हैं, क्यों जी? वहीं सुरेश रोज भगवान से मांगता कि बस एक बार वो किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब हो जाए, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकामयाब होती। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ करो कि चाउमीन बनाने का खर्चा आधा हो जाए, जिससे हम लोगों को और मुनाफा हो। ना जी, मुझे तो कोई तरकीब ना सूझ रही। अरे सुनो, एक काम करते हैं, चाउमीन बनाने में जो सब्जी लगती है वो मंडी में लेने तुम देर रात चली जाना। तब तक वो सारी सड़ी गली सब्जी जो दुकानदार वहीं फेंक जाते हैं, वो उठा कर ले आना फ्री में। अरे वाह जी वाह, आप तो बहुत समझदार हैं जी। बीवी वैसा ही करती है, लेकिन अब लोग चाउमीन खाते तो मुंह बनाकर। फिर एक बार, अरे राम राम राम, ये पेट में दर्द काहे हो रहा है? आई, 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 आई। हाय रे हाय, मेरा भी पेट दर्द के मारे फटा जा रहा है। सभी को शक हो जाता है कि उन लोगों को चाउमीन खाने से ही ये बीमारी हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी सुरेश की निगरानी कर रहा था, वो सो रहा होता है और मौका देखकर सुरेश वहां से भाग जाता है। सुरेश गांव वालों के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देता है। बस अब क्या था, साहूकार के घर पुलिस पहुंच जाती है। चलो, तुमने गांव के लोगों को खराब सब्जी वाली चाउमीन खिलाकर बीमार किया और सुरेश को बंधक बनाया। तुम्हें इसीलिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं। साहूकार को पुलिस ले जाती है और फिर अगले दिन से सुरेश का ठेला गांव के बाजार में लग जाता है, जहां अब पहले से ज्यादा भीड़ होती है।
तीन बेटियां। सरिता के घर में 3 बेटियां थीं। 2 नौकरी करती तो एक पढ़ाई। अरे दवाई खत्म हो रही है, कोई है जो लेकर आएगा? तभी बड़ी बेटी रिया आ जाती है। हाँ पापा, ये रही आपकी दवाई। अभी खत्म होने में वैसे 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन पहले ना बोले तो कौन सुनेगा? चिल्लाना तो पहले से पड़ता है ना कि सामान खत्म है। अच्छा जल्दी से छोटी चाय बना दे दीदी के लिए। जी माँ। और हाँ, पकोड़े तल लेना, बारिश का मौसम है, मजा आ जाएगा। मैं बाजार से आलू ले आती हूँ माँ, खत्म हो रहे हैं। घर का सारा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। दोनों बेटियां पढ़ाई के बाद नौकरी कर रही थी और छोटी पढ़ाई, पिता की पेंशन और अपना मकान। लेकिन पास की कमला चाची, और रियासिया की माँ, तुम लोगों को कितने सालों से देख रही हूँ, परेशान ही देखा। भगवान एक बेटा दे देता तो। अब किसी जन्म का कर्म खराब रहा होगा चाची, जो लड़का नहीं हुआ। वैसे काश एक लड़का हो जाता। पास छोटी बैठकर पढ़ रही थी। वो माँ की बात सुनकर किताब बंद कर देती है और खिड़की में खड़ी हो जाती है। खिड़की के बाहर रवि, जो कि पास ही में रहता है। अरे छुटकी, क्या सारा दिन किताब में नजर गड़ाई रहती है? मैं नकल करना सिखा दूंगा, तू आराम से पास हो जाएगी। आजा, चलना, सब बाहर खेल रहे हैं। तू तो लड़का है, फिर पढ़ता क्यों नहीं? तेरे सर पर तो माँ पिता की जिम्मेदारी भी है ना। कैसी बात कर रही है यार, जिम्मेदारी मेरी नहीं पिता की है। पिता की क्या जिम्मेदारी, बता। देख, माता पिता लड़की की शादी के लिए पैसा जमा करते हैं, उसकी शादी कराते हैं, उसे पढ़ाते भी है ना? हाँ, वो तो सभी माता पिता करते हैं। क्या लड़की की शादी नहीं करते? उसकी भी तो करते हैं ना? हाँ करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे? सुन, वो लड़के को पढ़ाते हैं इसलिए कि वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। शादी करते हैं कि उसकी बीवी आकर घर संभालेगी। लेकिन बेटियों के लिए कोई स्वार्थ होता है? नहीं ना। तभी तो पैदा होते ही मुंह बन जाता है। अब तू सोच, तू किसी के घर जाए और वो तुझे देखकर मुंह बना ले तो कैसा लगेगा? वो तो पागल होते हैं। बेटियां जीवन भर माँ बाप के लिए सोच ले, लेकिन फिर भी वो उसे अपना नहीं मानते। बेटे दिन रात निखट्टू बने रहे, लेकिन उम्मीद उन लोगों से फिर भी बहुत होती है ना? चल छोड़ना, तू ये बता कि किस जिम्मेदारी की बात कर रहा था तू पिता की? अरे यही कि अगर बेटे को बुढ़ापे का सहारा और रिटर्न के रूप में देख रहे हैं तो इन्वेस्ट भी तो अच्छा करना चाहिए ना। छुटकी समझ जाती है कि समाज की सोच क्या है और चाहे जो हो जाए उसे किताब बंद नहीं करनी। तभी वहाँ बड़ी बेटी आ जाती है। माँ, अरे ओ माँ, ये ले मिठाई खा ले। क्या हो गया? लड़का पसंद आ गया क्या कोई? भाई ऐसा हो तो मिठाई ना ही खिला, चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अरे लड़की को क्या जीवन भर बिठाने का इरादा है? तू बता बेटी, किस चीज की मिठाई खिला रही है, क्या हो गया? अरे पापा, आपको पता है ना, जिस डॉक्टर के अंडर में मैं काम कर रही थी, उन लोगों ने मेरे काम को देखते हुए मेरी स्कॉलरशिप पास करवा दी है। अब अस्पताल में ही क्लास चला करेगी, आगे की पढ़ाई भी और पैसे की कमाई भी। ये तो अच्छी बात है। तू पढ़ जाएगी तो छोटे को भी अपनी राह लगा लेना। बाकी मछली तो वैसे ही ऑलराउंडर है। तीनों बेटियों के बाद भी उन लोगों के घर किसी चीज की कमी नहीं थी। पापा ये लीजिए कार की चाबी, मैंने आपके लिए कार ली है। अब आप कहीं भी जाएं तो अपनी कार से जाइएगा। अरे क्या जरूरत थी, जितना खर्च करोगी दहेज मांगने वालों के मुंह भी उतने ही खुल जाएंगे। तो हम दीदी की शादी ऐसे घर में करेंगे ही नहीं जहाँ शादी के लिए पैसे मांगने की जरूरत हो। अरे जो खुद खड़ा नहीं होगा वो हम लोगों के कंधे में क्यों शादी करेगा? क्यों पापा? अरे शादी में तो दहेज मैंने भी लिया था, तो क्या मैं तेरी माँ के कंधे पर हूँ? खुद की पेंशन है, बेटियां कमा रही हैं, मजे हैं। बस एक मलाल है कि बेटा नहीं हुआ। पापा, जब आपने बोला कि मजे हैं, मैं तभी समझ गई थी कि अगली लाइन में आप यही बोलेंगे कि मलाल है। कोई बात नहीं पापा, फिलहाल आप ये कार लेकर घुमाओ। माँ तुम भी जाओ पापा के साथ।
दोनों पति पत्नी बेटी की दी गई गिफ्ट कार में बैठकर घूमने निकल रहे थे कि पड़ोसी बोल पड़ता है। अरे भाई साहब, नई कार, यहाँ तो साइकिल भी बेचने की नौबत है। नजर ना लगाइए भाई साहब, जीवन में कार का सपना पूरा होना हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ, लाखों की कार हम हजारों की कमाई वालों के लिए कहाँ मुमकिन थी, ऊपर से तब जब कोई बेटा भी नहीं है। वैसे भाई साहब, आपकी साइकिल बिक क्यों रही है? भगवान की दुआ से तो आपके 4 लड़के हैं। हाँ हाँ, आपको तो हेलीकॉप्टर से घूमना चाहिए। और खाक हेलीकॉप्टर भाई साहब, अब क्या छुपाना, 2 लड़के तो कुछ कमाते ही नहीं, सारा दिन टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और बड़े 2 जो किसी तरह जिम्मेदार बने भी हैं, बहू के कहने पर 1 पैसा हम लोगों को नहीं देते, ना इज्जत है ना मान सम्मान। हाँ भाई साहब, भाभी बता रही थी, बहू के होते हुए भी नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती है घर के कामों में। आप किस्मत वाले हैं भाई साहब, जो बेटियां घर के साथ साथ बाहर का काम भी पूरी जिम्मेदारी से संभाल रही हैं। हाँ वो तो है, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन तो ससुराल निकल जाएंगी, फिर तो वही हम दोनों और वही पेंशन। आप लोग भी कौन सा संजीवनी बूटी खा कर आए हैं? चलिए चलिए, जाइए, नई कार का मजा लीजिए। अच्छा ऐसा करते हैं, मेरी बहन के घर चलते हैं, काफी वक्त हो गया है मिले। दोनों बहन के घर जाते हैं, जहां उसकी बहन और उसका पति बैठकर चाय पी रहे होते हैं। अरे भाई भाभी, आज रास्ता कैसे भूल गए आप लोग? अरे हम तो फिर भी भूल गए, तुम तो कभी नहीं आते हमारे घर। अरे कोई आने का साधन भी नहीं है ना, अब बस से आना हम लोगों के बस की बात तो रही नहीं भाई। अरे दे दे, 2 कार थी आप लोगों की, कहाँ गई? भाभी वो तो जिसकी थी वो ले गया। मतलब? 2 बेटे हम दोनों से अलग हो गए हैं, अपनी कार ले गए, अब हम दोनों अकेले, खुद बनाना खुद खाना। भाई बहन के घर से मिलकर बेटी की गिफ्टेड कार में बैठकर निकल जाते हैं। काश हम लोगों को भी लड़का हो जाता।